हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज ये हम करने वाले हैं यूपीएससी के लिए। देखिए कर कौन सा रहे हैं यूपीएससी के लिए हम साइंस एंड टेक के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस पे चीज़ें कर रहे हैं, राइट। और यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की जब भी चीज़ें आती हैं तो हम यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट जो होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। चैप्टर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, ये रहेगा आपका लेक्चर नंबर 3। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में सिर्फ आपको बताया गया था कि कौन कौन से चैप्टर हम करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में बायोटेक्नोलॉजी हमने पूरी की थी, नहीं ये है लेक्चर नंबर 4, ठीक है, ये है लेक्चर नंबर 4। नाउ आज के इस पूरे टॉपिक में जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप यूपीएससी मेंस देखेंगे 2019 के और 2020 के पेपर में तो डायरेक्टली जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट विदाउट मूविंग फर्दर आप क्या कर सकते हैं, अगर ये पूरी बुक की अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो हमने फ्रेम की है, जिससे आपका पूरा कंप्लीट यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस कवर हो जाएगा, जिसमें एमसीक्यू यूपीएससी प्रीलिम्स में जो पूछे गए एमसीक्यू भी हैं और मेंस के क्वेश्चन भी हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा जो होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि 149 रुपीज़ का नहीं है, लिमिटेड ऑफर है, 99 रुपीज़ का आप इसे अवेल कर सकते हैं। तो बाय नाउ पे जाएंगे, अपना नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, फिर जैसे ही ये सब डाल के अमाउंट पे करेंगे तो आप किसी भी पेमेंट मेथड से इसको कर सकते हैं और दिए गए आपकी ईमेल आईडी में ये पूरा जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी। नाउ दूसरा, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए पीआर पब्लिकेशन, तो जो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, साइंस एंड टेक के जितने भी हिस्ट्री के फैक्ट हैं। और फ्री में एक यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन दिया जाता है, वो भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। पेड यूज़र जो आंसर राइटिंग देते हैं वो भी इस ग्रुप में फ्री में मिल जाता है, तो आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। बट अगर आप चाहते हैं पीआर पब्लिकेशन के साथ जो है तैयारी करना, तो आप पीआर पब्लिकेशन के पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, पीआर पब्लिकेशन के पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ईयरली प्लान है आपका 499 रुपीज़ का। डेट वाइज द हिंदू के नोट्स मिलते हैं, यानी कि पूरे 1 साल तक द हिंदू के नोट्स, आंसर राइटिंग आपको करने को मिल जाएगी, एनसीईआरटी 6 to 12 नोट्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, ठीक है, चैप्टर वाइज नोट्स। और ये आगे तक जब भी, अभी जैसे जून चलेगा तो जून 2020 हो जाएगा, ठीक है, जो भी मंथ में आप सब्सक्राइब करेंगे उस मंथ तक चलेगा। एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हैं तो 499 रुपीज़ वाला ये वाला प्लान ले सकते हैं, सभी चैप्टर के नोट्स हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। सीसेट प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जो सेकंड पेपर है उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि सीसेट में बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं कभी कभी, ठीक है, तो आप यूपीएससी सीसेट का वीडियो कोर्स ले सकते हैं 499 रुपीज़, ठीक है। ये तीनों प्लान आप ले सकते हैं रिस्पेक्टिव नंबर पे, गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेव नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको सभी मटेरियल टेलीग्राम में और आपकी गिवन ईमेल आईडी पे सेंड कर देंगे, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके, सबसे पहला क्या टॉपिक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये है क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग, आई होप इससे पहला आपने लेक्चर देखा होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, जीन्स का मॉडिफाई करना, बस। अब मैं सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज दे दूं ताकि आप बहुत ईजिली इस पूरे चैप्टर को समझ पाओगे। देखिए क्या है, बहुत सिंपल है। सबसे पहला, अगर मैं कहूँगा कभी भी डीएनए की बात करता हूँ तो डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। डीएनए तो वैसे हर जगह पाया जाता है, कोई कहेगा सर के बाल में, नेल्स में, आपकी स्किन पे, ये सब जगह पाया जाता है। बट एक्चुअल में जो डीएनए यूज़ होता है, ठीक है, एक पेरेंट्स से उसके जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, तो डीएनए की जनरली जब भी बात करते हैं तो 2 चीज़ों में, जैसे एक न्यूक्लियस, ठीक है, एक हो गया न्यूक्लियस और दूसरा हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दूसरा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। पहला है क्या है, न्यूक्लियस है, दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके। अब जो बीमारी होती है ना, जो बीमारी होती है वो इस वजह से होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कहने का मतलब अगर किसी को डिजीज़ है, मान के चलो किसी को डिजीज़ है डायबिटीज़, ठीक है, क्या है, जनरली डायबिटीज़ है, तो जनरली जितने भी चीज़ें होती हैं वो मदर से ही जाती हैं। आप सबको बायोलॉजी पता होगा, बेसिक 9th और 10th एनसीईआरटी में ये मेंशन है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो जो मदर का होता है,
उसमें डायबिटीज़ होती है और यही ट्रांसफ़र होता है ऑफ स्प्रिंग को, यही ट्रांसफ़र होता है ऑफ स्प्रिंग को। अभी ये आप 3 पेरेंट बेबी में अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो अभी मैं बताना चाहता था डीएनए में, डीएनए जब भी पढ़ते हैं हम दो चीज़ों में, एक न्यूक्लियस के बेसिस पर, एक माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिस पर, ठीक है। अब ये बेसिक्स का कॉन्सेप्ट हो गया जो आपको समझना था। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर, ठीक है। डीएनए का मतलब क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, या जीन्स आप कह सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मतलब बोलते हैं ना यार, आपके जो आँखें हैं आपकी मदर की जैसी हैं, आपकी जो नाक है आपके फादर की जैसी है, ठीक है, आपके बाल हैं इनके जैसे हैं, आपकी स्किन कलर है इनका जैसा है। तो ये एक पेरेंट्स से अपने बच्चों तक जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो जीन के अंदर स्टोर होती है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। अब इन्हीं जो जीन्स होते हैं ना, जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके चलते हैं, जीन बोल लो, डीएनए बोल लो, कुछ भी बोल लो, इन्हीं पर्टिकुलर जीन में जब मॉडिफिकेशन करते हैं बहुत सारी टेक्निक की हेल्प से, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, जीन क्लोनिंग होती है, जीन ट्रांसफ़र होता है, ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। समझ में आया? जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, जीन्स में चेंज करना बाय द यूज़ ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए और जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफ़र की वजह से, और जो भी हमें डिज़ायर्ड करैक्टर चाहिए होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, उसी को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ओके, अब एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, बहुत सिंपल है यार। देखो मैं कहूँगा सपोज ये एक्स है और इसकी स्किन कलर वाइट है, सपोज इसकी स्किन कलर क्या है, वाइट है मान के चलो। मैं इसका क्या लाऊंगा, डीएनए लाऊंगा, ठीक है, इसका डीएनए लाऊंगा। एक और डीएनए लाऊंगा, इसका स्किन कलर ब्राउन है, ठीक है। अब इस डीएनए के स्ट्रैंड को और इस डीएनए के स्ट्रैंड को मिलाऊंगा और जो रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा उसी को कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सिंपल है, वही चीज़ें। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें स्टेप बता देता हूँ। एक का आइसोलेट करेंगे, ये जैसे यहाँ का डीएनए आइसोलेट करेंगे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए ब्रेक करेंगे, आइसोलेट करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट को, जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए मुझे, ठीक है। फिर ट्रांसफ़र करेंगे और जो मिलेगा, जो पर्टिकुलर चीज़ें मिलेगी हमें, और उसी डीएनए जो प्रोड्यूस मिलेगा रिजल्ट, उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। नाम से लग रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब दो डीएनए को मिला देना, ठीक है। ओके, जीन क्लोनिंग क्या होती है, नाम से लग रहा है ना, जीन क्लोनिंग। जीन मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, जैसे मैं कह रहा हूँ ये वाइट कलर का है, तो क्रिएशन ऑफ ए जेनेटिक कॉपी ऑफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए ऑफ द इंटायर जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका जीन है, उसका जीन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और सिमिलर वैसी ही कॉपी बना देना जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, उसको जीन क्लोनिंग कहते हैं। समझ में आ गया? एक जेनेटिक कॉपी बनाना किसी एक डीएनए के सीक्वेंस से सेम बना देना, उसी को जीन क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग मतलब सेम। अब ये दो तरीके से होता है, एक होता है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, एक होता है आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग। अब जो मैं ये पूरा पढ़ा रहा हूँ ना आपको, सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब समझ में आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब समझ में आ गया, जीन क्लोनिंग समझ में आ गया, ठीक है। अब इनके पीछे यूज़ क्या होता है, मैं सिर्फ टर्म या थ्योरी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, इनके पीछे जनरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन पूछी जाती है। कभी भी हमें क्या होता ना, ये पूरा मान के चलो, जो भी बायोटेक्नोलॉजी का पहला लेक्चर में जैसे मैं पूरा एक्सप्लेन करते आया था, ये सब ह्यूमन अपने फ़ायदे के लिए करता है, ह्यूमन अपने फ़ायदे के लिए करता है। सपोज मान के चलो एक स्पीसीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, अब हम चाहते हैं वैसी ही सुपीरियर स्पीसीज़ नई भी पैदा हो, तो हम जीन क्लोनिंग कर देंगे, ठीक है, ताकि उसमें कोई बीमारी ना हो, वो ह्यूमन को जो डिज़ायर कैरेक्टर चाहिए वो आपको मिल जाए, राइट। तो यही होती है जीन क्लोनिंग, राइट। ओके, तो समझ में आ गया। कोई भी चीज़ें हैं तो उसको ऐसे ही मत पढ़ो, उसको क्या करो, देख लो कि क्यों वो चीज़ें की जा रही हैं। तो जीन क्लोनिंग हमें एक सुपीरियर अगर स्पीसीज़ है या कभी मिल चुका है तो उसी को दोबारा क्रिएट करने के लिए जीन क्लोनिंग यूज़ होती है। तो सबसे पहला होता है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। अब आपको पहले पता होना चाहिए एक रिप्रोडक्टिव सेल और सोमेटिक सेल में डिफरेंस क्या है। अब ये आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम के पीआर पब्लिकेशन चैनल में। बहुत सिंपल है यार, रिप्रोड्यूसिंग सेल और सोमेटिक सेल। देखो हमारी बॉडी में अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो सोमेटिक सेल क्या होते हैं, कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन द बॉडी, कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। वेयर रिप्रोडक्टिव सेल्स लिमिटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सोमेटिक सेल्स कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, ठीक है।
सबसे पहले अगर बात करूं सोमेटिक सेल के उदाहरण की, अगर आपको समझना है तो सोमेटिक सेल कहीं पर भी हो सकता है। आपके इंटरनल ऑर्गन में हो सकते हैं, आपकी स्किन में हो सकती है, आपकी हड्डियों में हो सकती है, ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू, कहीं से भी सोमेटिक सेल लिया जा सकता है। ठीक है। वहीं जो सेल होती है, रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। और जनरली अगर बात करें रिप्रोडक्टिव सेल्स की, क्या होंगी? एग होगा या स्पर्म सेल होगी, मतलब जो पोलन है, एग सेल्स हैं प्लांट में। ठीक है। तो जनरली जो रिप्रोड्यूस करने में मदद करें वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हो गई। तो बस सबसे पहले हमें क्या जानना था कि जीन क्लोनिंग किस तरीके से हो सकती है। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। आपसे क्या आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू द टर्म SCNT, ब्रैकेट में लिखा होगा सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर से हमेशा याद रखना जीन क्लोनिंग होती है। ये किसकी मेथड है? जीन क्लोनिंग की मेथड है। अब इसमें होता क्या है इसके बारे में आप अभी मैं समझा देता हूं, बट बाद में आप इसे भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा आपका प्रीलिम्स में। ठीक है। मेंस में ऐसे क्वेश्चन जनरली साइंस एंड टेक नहीं पूछता। ओके, चलिए सोमेटिक सेल होता क्या है फिर? सोमेटिक सेल कोई भी सेल हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सपोज मान के चलो आपकी स्किन से निकाली है। ठीक है। फिर हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है, सिंपल सी बात है। सो द न्यूक्लियस ऑफ सोमेटिक सेल इज रिमूव्ड एंड केप्ट एंड द होस्ट एग सेल इज केप्ट एंड न्यूक्लियस रिमूव्ड एंड डिस्कार्डेड। सिंपल सी बात है। आपकी सपोज स्किन की एक सेल ले ली, उसमें से जो न्यूक्लियस है उसको हटा देंगे। ठीक है। और वैसा ही होस्ट में जहाँ पर वे हम जीन क्लोनिंग कर रहे हैं, जिसमें भी जीन डालेंगे उसका भी न्यूक्लियस हम रिमूव कर देंगे। ठीक है। अब क्या बचा है यहाँ पर? सिर्फ साइटोप्लाज्म बचे हैं, जिसे आप यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्म बच गया है। ठीक है। इसको ज़्यादा यहाँ पर ये पेन चल क्यों नहीं रही है पता नहीं। ठीक है। इंक ख़त्म हो गई है शायद इसकी। ठीक है। चलिए मजाक की बात छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होगा, कोई भी सोमेटिक सेल लेते हैं, फिर न्यूक्लियस दोनों में से हटा देते हैं। द कैप्ट न्यूक्लियस इज देन फ्यूज्ड विथ डी प्रोग्राम्ड एग सेल। अब जो ये न्यूक्लियस इससे निकाला और इससे निकाला, ठीक है, इसका फ्यूज कराते हैं। आफ्टर बीइंग इंसर्टेड इनटू द एग, द लोन सोमेटिक सेल न्यूक्लियस इज प्रोग्राम्ड बाय द होस्ट सेल एग। द एग नाउ कंटेनिंग द सोमेटिक सेल न्यूक्लियस इज स्टिमुलेटेड विद ए शॉक एंड विल नाउ बिगिन टू डिवाइड आफ्टर मल्टीपल डिवीजन। अब ये क्या कर देगा? ठीक है। ये फ्यूज करके क्या होगा? फ्यूज करके इसको भी फ्यूज करवाते हैं। फिर क्या होता है, जो भी ये मिलता है वो मल्टीपल डिवीजन करने लग जाता है और सिंगल सेल बन जाता है। ठीक है। और धीरे धीरे वो बढ़ने लग जाता है और जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, जो रिक्वायर्ड आइडेंटिकल डीएनए हमें मिल जाता है। ठीक है। ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म की तरह। कोई कहेगा जीन क्लोनिंग का एक एग्जाम्पल बता दो। ठीक है। जीन क्लोनिंग का एक एग्जाम्पल बता दो। ठीक है। अब एक और बात, ठीक है, एक और बात मैं ये बताना चाहूँगा। प्रीलिम्स में बता दिया कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सबको यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो मुरनाल सर के बारे में पता होगा। आपको ये प्रोसीजर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आपको किसी भी चीज़ में याद रखो पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे ये डिटेल में मैंने आपको बता दिया, पर ये डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, क्या होता है करके। बस आपसे ये पूछा जाएगा सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर मेथड किस में यूज़ होती है? जीन क्लोनिंग में। और क्या पूछा जा सकता है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहला एनिमल कौन सा बना है, क्लोन किया गया है SCNT के थ्रू? तो आपको है डॉली द शिप, इसका नाम याद रखना है। इसका नाम याद रखना है डॉली द शिप का। ठीक है। मैंने आपको प्रोसेस समझा दी। अब मैंने कहा मुरनाल सर को बारे में आपने सबने सुना होगा। मुरनाल सर बहुत सिंपल सा एक चीज़ें बोलती हैं, एट द एंड हमें 1 मार्क्स गेन करना है, चाहे प्रीलिम्स में हो या मेंस में लिखना हो। मेंस में डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि एक्सप्लेन SCNT को एक्सप्लेन करो। ठीक है। क्योंकि साइंस एंड टेक है तो पूरा वो बायोलॉजी आपसे कभी नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है। ये चीज़ याद रखना। आप प्रीवियस ईयर 4-5 साल के एनालाइज देख लो, उसी के बेसिस पर हमने ये बुक फ्रेम की है। तो डॉली द शिप, अब उनका कहना है कि 1 मार्क्स हमें गेन करना है, तो जो चीज़ आपको समझ ना आए उसको रट लो, उसको रट लो। जैसे इकोनॉमिक्स में होता ना, तो SCNT के लिए एक चीज़ याद रख लो कि जीन क्लोनिंग के लिए होता है। अगर ये आपकी बायोलॉजी, आपका बहुत सारे लोगों का बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं भी होता है ना, बट मैंने जितना ट्राई किया उतना आपको समझा दिया। अगर
नहीं याद हो रहा या नहीं प्रोसेस समझ में आ रही तो डायरेक्टली उसको आप रट सकते हो कि SCNT मेथड जीन क्लोनिंग के लिए यूज होती है, राइट। दो तरीके से यूज होते हैं SCNT के, एक होता है थेरापेटिक क्लोनिंग, एक होता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। इसमें क्या होता है, क्रिएटिंग क्लोन्ड ह्यूमन एम्ब्रॉयज आर नॉट इम्प्लांटेड इनटू फीमेल यूट्रस रेदर यूज इन रिसर्च। अब जो नया क्लोन बनाया जाता है ना, वो मतलब जो ये हमने कहा जो ये फ्यूज़ होता है, ये फ्यूज़ कराते हैं दोनों को, इसको रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, थेरापेटिक क्लोनिंग। बट अगर इसको यूट्रस में डाल दिया गया फीमेल की तो उसे रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कहेंगे, ठीक है, और ताकि वो डेवलप हो जाए। दूसरे तरीके से जीन क्लोनिंग कर सकते हैं। एक तो पहला तरीका है कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म को बनाना, SCNT से बनता है। दूसरा है आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्यूनिंग। टेक्नोलॉजी मिमिक्स द नेचुरल प्रोसेस, जिसमें होता है ना आइडेंटिकल, जैसे ट्विंस कभी कभी हो जाते हैं, दो जुड़वा हो जाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैनुअली सेपरेट करते हैं इंडिविजुअल सेल को, फिर वही सिमिलर प्रोसेस आती है। रिजल्टिंग एम्ब्रॉय आर प्लेस्ड इनटू ए सरोगेट मदर वेयर दे आर कैरीड टू द टर्म एंड डिलीवर्ड, ठीक है। एज द एम्ब्रियो केम फ्रॉम द सेम जाइकोड फर्टिलाइज एग, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, राइट। अब देखिए ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। अभी हमारा थोड़ा सा डॉगी खुश नहीं है मे बी, या उसने किसी को देखा है अभी, तो थोड़ा सा इसको कॉम्प्रोमाइज़ करो, अभी अवॉइड करो थोड़ी सी अभी उसकी आवाज़, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर एडिट नहीं कर रहा हूँ आपका, फिर उससे क्या होता है, फ्लो जो होता है वो टूट जाता है। ट्राई ये करना कि इसी में आप समझो, ठीक है। तो जीन क्लोनिंग का पहला जो वो है SCNT है, और दूसरा है आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्यूनिंग, ओके। समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सिंपल है, आर्टिफिशियल तरीके, इसमें आइडेंटिकल जैसे ट्विंस होते हैं ना, जुड़वा पैदा होते हैं, उसी को मिमिक किया जाता है, मतलब उसी को आर्टिफिशियली करवाया जाता है। अब इसमें होता क्या, देखो, द अर्ली स्टेज एम्ब्रियो इज मैनुअली सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल सेल। जो एम्ब्रियो बन रहा होता है ना, उसको सेपरेट कर देते हैं इंडिविजुअल सेल्स में, एंड अलाउड टू डिवाइड एंड डेवलप ऑन देयर ओन। अब इसको क्या है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, स्पर्म है, एग है, मिलके ये दोनों फ्यूज हुए, अब जो रिजल्टिंग क्या बना, एम्ब्रियो बना। अब इसको निकाला जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है, और ये डिवाइड होने लग जाते हैं, ठीक है। अब जो खुद में ये डेवलप होने लग जाता है। अब जो एम्ब्रियो बनता है ना, उसको एक सरोगेट मदर में डाल दिया जाता है। सरोगेट मदर क्या है, कोई भी जिसका हम यूट्रस यूज कर सकते हैं, वेयर दे आर कैरीड टू टर्म एंड डिलीवर्ड एज द एम्ब्रियो केम फ्रॉम द सेम जाइगोट फर्टिलाइज एग, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। बहुत सिंपल है। अब निकाला तो हमने उसी से है ना, चाहे हम सरोगेट किसी में भी करवाएं, तो हमें जो एम्ब्रियो मिलता है या नया बेबी मिलता है वो सिमिलर जो है आइडेंटिकल रहता है। तो बस आपको इतनी ज़्यादा, क्योंकि देखिए इतने ज़्यादा टर्म्स हैं, इतनी ज़्यादा प्रोसेस हैं, सबको डिटेल में आपको नहीं जानना, बस सिर्फ अब मैं बता देता हूँ इस चैप्टर में आपको क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग समझना है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी समझना है, ठीक है। जीन क्लोनिंग का मतलब तो ये मैं समझा ही चुका हूँ कि सिमिलर DNA सीक्वेंस की जेनेटिक कॉपी बनाना। अब ये दो तरीके से होती हैं, एक SCNT, एक आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग। बस इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। SCNT में पहली जो शिप थी वो डॉली शिप थी, ठीक है। कौन सी शिप थी, डॉली शिप, ओके। नाउ अब सेकंड टॉपिक, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा साइंटिफिक चीज़ें अब धीरे धीरे आएंगी ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ, धीरे धीरे समझ में आपको आने लगेगा। जीन साइलेंसिंग क्या होती है। मैं कहूँगा एक ह्यूमन है, उसको उसके पेरेंट्स से सपोज वो पैदा हो रहा है, कोई एक्स पर्सन है, तो वो या तो लूला हो रहा है, लंगड़ा हो रहा है, मतलब कोई डिफेक्ट है उसके जीन में, ठीक है। उसकी चलो ये मान के चलो जो थोड़ा सा हेयर्स नहीं उग रहे हैं, उसकी 5 उंगलियां तो जो है 4 उंगली उग पा रही हैं। तो कहने का मतलब कुछ भी जीन में डिफेक्ट आना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे छोटे छोटे एंगल कवर कर रहा हूँ। बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं यार, आप सबको पता है फिजिकली हैंडीकैप कितने लोग होते हैं, ठीक है, आपको पता ही है। तो बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव होते हैं, अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स उससे क्रिएट हो जाते हैं। तो इन्हीं सब डिफेक्टिव चीज़ों को, अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स को सप्रेस करना या रेगुलेट करना जीन साइलेंसिंग कहलाती है।
अब सिंपल सी बात है यार, कैसे करेंगे? सपोज मान के चलो एक ये है, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया कहा, उस माइटोकॉन्ड्रिया में डायबिटीज़ है। अब इसी माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव करना क्या कहलाएगा? जीन साइलेंसिंग कहलाएगा। यही तो डिफेक्टिव हटाना है ना हमें, सिंपल सी बात है। अब ये दो तरीके से होता है, एक आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, एक आरएनए इंटरफेरेंस, एक एंटीसेंस टेक्नोलॉजी आर टू कॉमन प्रोसेस बाय विच दिस इज अचीव्ड। बस सिंपल सी बात है, मोर डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ये मैं पहले वाले में भी लिखने वाला था, मोर डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। किस में? इसमें, ये देखो इसमें। जीन क्लोनिंग में भी मैं लिखने वाला था कि मोर डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने एनालाइज किए हैं प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स और मेंस के, बट फिर भी मैंने सोचा आपको थोड़ा सा ये बता दूं। बट जिसको समझ में नहीं आया ये अपने को मत समझना कि सर मुझे तो ये इसका प्रोसेस समझ में ही नहीं आ रहा, अब मैं कैसे पढ़ूंगा। बिल्कुल गलत वो चीज़ें हैं, ठीक है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, तो समझ में आ गया। तो कोई कहेगा अब क्वेश्चन कैसे आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू द टर्म एंटीसेंस टेक्नोलॉजी किस में यूज़ होती है? जीन क्लोनिंग में यूज़ होती है, जीन साइलेंसिंग में यूज़ होती है। ये एक मॉलिक्यूलर सीजर है, क्या है ये? एक जीन साइलेंसिंग के लिए यूज़ होती है, मतलब जो डिफेक्ट होते हैं उसको रिमूव करने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस और एंटीसेंस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ये चीज़ याद रखना आप लोग, राइट। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ओके। फिर उसके बाद देखिए और भी टॉपिक हैं, जैसे क्रिस्पर कैस9 है, जीन स्प्लाइसिंग है, ठीक है, एप्लीकेशन 3 पेरेंट बेबी कैसे बनती है, और फिर जीन थेरेपी है। उसके बाद ये चैप्टर इनवर्ट्रो फर्टिलाइजेशन है, फिर इसके बाद ये चैप्टर खत्म है, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी हम 10 मिनट में एक्सप्लेन कर लेते हैं, और कुछ नहीं है, प्रीलिम्स के लिए हमेशा याद रखना। चलिए अब क्रिस्पर कैस9, इसके बारे में तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था। ये एक जीनोम एडिटिंग टूल है। जीनोम कुछ नहीं होता, एक जीन बहुत सारे जीन का जो ग्रुप होता है उसी को जीनोम कहते हैं, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये थोड़ा सा साइंटिफिक है, समझना, ठीक है। क्रिस्पर कैस9 दो टर्म है ना, तो क्रिस्पर ये सबसे पहले ये दोनों एक जीन एडिटिंग टूल है, मतलब जीन को एडिट करना, मतलब जो हमें नहीं चाहिए उसको एडिट करेंगे, मतलब कट करके वो हटा देगा फिर दूसरे में फिट कर देगा, सिंपल से मेथड है, ओके। क्रिस्पर कैस9 एक जीनोम एडिटिंग टूल है जिसमें क्रिस्पर एक नेचुरली अकरिंग डिफेंस मैकेनिज्म होता है बैक्टीरिया में। आप कहोगे सर ये क्या है? क्रिस्पर एक नेचुरली अकरिंग डिफेंस मैकेनिज्म है बैक्टीरिया में। अब ये कहाँ से आया यार बैक्टीरिया? हम तो ह्यूमन की बात कर रहे हैं या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए या किसी को कुछ भी हो जाए, उसका जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिमूव करने की बात आती है। तो ये क्रिस्पर है क्या? अब क्रिस्पर को समझने के लिए बहुत सिंपल सा टॉपिक बताता हूँ। देखो ये क्रिस्पर इज ए फैमिली ऑफ डीएनए सीक्वेंस। क्रिस्पर मान के चलो एक डीएनए सीक्वेंस है या कैरेक्टरिस्टिक्स का एक ग्रुप है। ये किस में? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, जैसे बैक्टीरिया या आर्की में मिलता है, जो छोटे छोटे यूनिसेलुलर होते हैं। दी सीक्वेंस, अब क्या होता है इसी बैक्टीरिया से ना, ये बैक्टीरिया में होता है, ठीक है, ये डीएनए सीक्वेंस बैक्टीरिया में होता है। सोचो कितना ज़्यादा ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ें। दी सीक्वेंस आर डिराइव्ड फ्रॉम DNA fragment of bacteriophage that had previously infected the prokaryote. They are used to detect and destroy DNA from similar bacteriophage during subsequent infection. अब देखो क्रिस्पर क्या होता है, बहुत सिंपल, अच्छे से समझाता हूँ। क्रिस्पर है क्या? देखो मान के चलो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को किसी डिजीज ने इन्फेक्ट किया है, ठीक है। अब इस पर एक जो होता है एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसे क्रिस्पर कहते हैं, ठीक है। क्रिस्पर और कुछ नहीं, डीएनए है। डीएनए इंफॉर्मेशन या लड़ने की क्षमता जो भी है, जो भी उसके कैरेक्टर हैं वो डीएनए में स्टोर होते हैं। अब जो ये बैक्टीरिया से सपोज इसको इन्फेक्ट कर दिया इस बैक्टीरिया को, तो इसमें से हम इस बैक्टीरिया का डीएनए सीक्वेंस निकाल लेंगे, क्योंकि यही डीएनए सीक्वेंस बताता है कि किसने हमें टारगेट किया या कौन सा इन्फेक्शन हमें हुआ है। तो इसी को कहते हैं क्रिस्पर। समझ में आ गया? देखो कितना ज़्यादा थोड़ा सा साइंटिफिक है, इसको समझना पड़ेगा। क्रिस्पर एक क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म होता है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया से हम सोचो अपने फायदे के लिए क्रिस्पर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब क्रिस्पर कैस9 दो मॉलिक्यूल से बना है। अब क्रिस्पर तो समझ गए, ये बैक्टीरिया में डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इसे वो डिटेक्ट कर लेता है बैक्टीरिया, इसलिए हम अपने फायदे के लिए क्रिस्पर को निकाल लेते हैं ताकि जो गंदा डीएनए है ना उसको डिटेक्ट कर पाएँ। बहुत सिंपल है। आप कहोगे कैस9 क्या है? फिर कैस9 एक एंजाइम होता है दैट एक्ट एज ए पेयर ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर, जो डीएनए को कट करने के काम आता है,
ठीक है, जो डीएनए को कट करने के काम आता है स्पेसिफिक लोकेशन में। ठीक है, अगर कोई मैं कहूँगा यार डीएनए को काटना भी तो पड़ेगा ना, ये पूरा सपोज मान के चलो डीएनए है और इस पर्टिकुलर पार्ट में हमारी खराबी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़े उसमें कर देता हूँ, ये डीएनए है मान के चलो, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। मान के चलो ई वाला जो पार्ट है उस ये वाले को खराबी है, तो इसको हटाने के लिए हमारे पास क्या आएगा, Cas9 आएगा। Cas9 एक इंजाइम होता है जो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम आता है, जो डीएनए के कुछ स्पेसिफिक लोकेशन में इस ई वाले पार्ट को इस डीएनए से हटा देगा, क्योंकि ये या तो डायबिटीज़ क्रिएट कर रहा है, या बाल नहीं आने दे रहा है, बियर्ड नहीं आने दे रहा है, मूछें नहीं आने दे रहा है, ये कुछ भी हो सकता है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जीन अच्छा नहीं है सपोज। अब इसको रिमूव करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, Cas9। अब मैंने बोला ना जो क्रिस्पर होता है वो क्या करता है, क्रिस्पर हम निकालते हैं किससे, बैक्टीरिया से। अब ई ही में खराबी है वो कौन बताता है, ई में ही खराबी है वो बताता है हमारा क्रिस्पर। सोचो कितना ज़्यादा साइंटिफिक है। अब आप कहोगे यार क्रिस्पर कैसे बता पाता है, मैंने कहा ये नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया में पाया जाता है कि बैक्टीरिया में कोई इन्फेक्शन आ रहा है, तो इस पर एक जो इसका डीएनए सीक्वेंस होता है वो बता देता है कि किस के वजह से ये खराबी आई। तो इसी बैक्टीरियोफेज में से हम इस क्रिस्पर को निकाल लेते हैं और यही बताता है, और ये चिपके रहता है इससे। ठीक है, ई से ये सब डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ चिपकता है और पता लगाता है कि ई में खराबी है। ई में जैसे ही इसने पता लगाया खराबी है, Cas9 जाता है और तुरंत ई को हटा देता है। अब ई को हटाएगा तो हम इसके बदले मैं लाऊंगा एक्स वाला, जो बियर्ड वाला भी है, जो लूला लंगड़ा कुछ भी नहीं होगा, ये अच्छा वाला है, तो इसमें ये डाल दूंगा। तो इसी को कहते हैं क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, ठीक है, वो कट करता है, Cas9 कट करता है, एक गाइड आरएनए जो होता है दैट बाइंड डीएनए एंड गाइड्स द Cas9 टू राइट पार्ट ऑफ द जीएनए। फिर आरएनए भी उसके साथ चिपकता है, जैसे मैंने बोला ना ई में चिपकना। ठीक है, जिसे बोलते हैं द gRNA is designed to bind to specific sequence in the DNA. The gRNA has a base that are complementary to those of the target DNA sequence. अब इसी के साथ ये चिपकता है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली आपको शो करूं, देखो इसको मैं आपको दिखाता हूं यहां पर से, रुको। ठीक है, चलिए अभी इमेज आई थिंक नीचे ही से शो करूंगा, अभी मैं ज़्यादा इसको टाइम कंज्यूम नहीं करता हूँ आपका। ठीक है, ज़्यादा वैसे आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे अच्छी एक इमेज थी, वो मैं आपको नीचे से ही समझाऊंगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो gRNA होता है वो भी आपको बताता है, जो स्पेसिफिक लोकेशन वाला ना वो भी उसके साथ चिपके रहता है डीएनए के साथ। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कहाँ क्या स्पेसिफिक सीक्वेंस में काटना है, कहाँ पर क्या करना है। Cas9 फॉलो करता है gRNA को सेम लोकेशन में और कट कर देता है, और उसके बदले जो डैमेज डीएनए होता है उसको रिपेयर कर देता है और सही कर देता है। तो इसी को तो कहते हैं क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके। नाउ अब आता है नेक्स्ट जीन स्प्लाइसिंग, प्रोसेस ऑफ केमिकली कटिंग डीएनए इन वन ऑर्गेनिज्म एंड इंसर्टिंग इनटू डीएनए ऑफ स्टैंड ऑफ यूजुअली ए प्लाज्मिड या वेक्टर। और कुछ नहीं होता, इसका भी देख लेते हैं। एक वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज एनी व्हीकल या वायरस और प्लाज्मिड दैट यूज्ड टू फेरी ए डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस इनटू होस्ट सेल एज ए पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसी को तो कहते हैं जीएनए स्प्लाइसिंग। का मतलब क्या होता है, सपोज ये है और ये है, ये खराब है, इसका मैंने कहा ई वाला पार्ट निकाल दिया, और इसमें एक प्रोसेस केमिकल, ये एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें एक अच्छे डीएनए को एक दूसरे डीएनए में डाल देते हैं, उसी को जीन स्प्लाइसिंग कहते हैं। द डीएनए इज कट यूजिंग स्पेशल केमिकल। अब जो ये डीएनए काटा जाता है जीन स्प्लाइसिंग में, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। ठीक है, हर टर्म बहुत ज़्यादा यूनिक है तो इसको याद रखना। और जनरली इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली इंजीनियरिंग कराते हैं। इसमें वही होता है, एक डीएनए को कट करते हैं, फिर उस डीएनए को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं दूसरे में, वही चीज़ें हैं। अब इसकी एप्लीकेशन, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने पढ़ी थी उसकी एप्लीकेशन होती है 3 पेरेंट बेबी, 3 पेरेंट बेबी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ 3 पेरेंट बेबी। वर्ल्ड का जो फर्स्ट 3 पेरेंट बेबी था वो 2016 में मैक्सिको में जो है पैदा हुआ था जॉर्डियनियन पेरेंट्स के द्वारा,
और 2017 के वर्ष में यूनाइटेड किंगडम पहला ऐसा देश बन चुका था जिसने 3 पेरेंट बेबी को जो है अलाउ कर दिया गया था, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का मानना था कि हम ऐसे बच्चे नहीं पैदा करना चाहते जो जेनेटिक जो एक अपने पेरेंट्स से दूसरे उनके बच्चों को बीमारियां फैलती हैं। इस वजह से हम 3 पेरेंट बेबी को लीगलाइज करते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसी जेनेटिक डिजीज़ जो बाद में दवाइयों के द्वारा भी नहीं सही होती हैं, तो उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए जो अपने पेरेंट्स से बच्चों को मिलती है, इसलिए यूनाइटेड किंगडम ने 2017 में इसको अलाउ कर दिया। ठीक है, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कंटेन करता है। अब इसमें डायरेक्टली बताता हूँ। ठीक है, याद रखो 3 पेरेंट बेबी 2 तरीके के होते हैं, एक प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, एक स्पिंडल ट्रांसफ़र। जनरली स्पिंडल जो ट्रांसफ़र होता है इस टेक्निक का यूज़ होता है, या 2 वर्जन होते हैं इसके। ठीक है, बस 2 वर्जन याद रखो कौन कौन से होते हैं। हालांकि मैंने आपको इमेज दी है, पर अब इस इमेज का कभी यूज़ नहीं करना है। अब देखो ध्यान से सुनना क्या होता है। ये इमेज है, इमेज से मैं आपको कंफ्यूज नहीं कराऊंगा, 3 पेरेंट बेबी को बहुत अच्छे से समझ जाता हूँ आपको। सपोज मान के चलो ये फादर है, ये फादर है, ये मदर है, ये फादर का न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हो जाएगा मदर, ये स्पर्म है। ठीक है, ये स्पर्म है, ये एग है, ये न्यूक्लियस है मदर का। ठीक है, ये मदर का न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए 2 ही चीज़ों में होता है जनरली, मैंने स्टार्टिंग में तभी ये कॉन्सेप्ट बताया। डीएनए एक न्यूक्लियस में होगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया मान के चलो। ठीक है, छोटे छोटे ये माइटोकॉन्ड्रिया मदर में, और जो डिजीज़ फैलाने का काम करता है वो यही करता है। सपोज इस माइटोकॉन्ड्रिया में डायबिटीज़ है। अब इन दोनों का जो मान के चलो जो बेबी हुआ, जो पैदा होगा उसको डायबिटीज़ होगी, क्योंकि जो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया मदर से मिल गया ना उसको। बट अब मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसी मदर आए, एक ऐसी मदर आए। ठीक है, एक ऐसी मदर आए। अब इस दौरान इनका न्यूक्लियस हटा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में इसका न्यूक्लियस क्या करा जाता है, अलग से साइड कर दिया जाता है, अलग से साइड कर दिया जाता है। सोचो, न्यूक्लियस साइड कर दिया जाता है। अब ये हमारी दूसरी मदर है, ये एक फादर है, एक मदर है, एक दूसरी मदर है, मतलब ये कोई दूसरी लेडी है। सपोज मान के चलो ये न्यूक्लियस है इनका, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है अच्छे वाले। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कौन से, अच्छे वाले माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल सी बात है, अगर हम ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ करते तो इसमें बच्चे, आने वाले बच्चे को डायबिटीज हो सकती थी। बट अब इस मदर को माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ठीक है, अब इस दौरान क्या होता है, अब हमें 3 पेरेंट बेबी है, बट हमें तो अपने जैसे कैरेक्टर, मदर और फादर के ही कैरेक्टर चाहिए ना, हमें तो इस लेडी के थोड़ी ना चाहिए। तो इस लेडी का जो न्यूक्लियस है ये हटा देते हैं, इस लेडी का न्यूक्लियस है वो हटा देते हैं, और जो हमारी खुद की माता है उसका न्यूक्लियस इसमें डाल देते हैं, उसका न्यूक्लियस इसमें डाल देते हैं। ठीक है, इसका न्यूक्लियस इसमें डाल देते हैं। बस अब जो ये है, अब हमारा स्पर्म है, और इसको फ्यूज़ करा देते हैं। अब जो बेबी होगा वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, और इसके कैरेक्टर भी नहीं आए, हमें माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी भी मिल गया, और फादर और मदर का ही बच्चा है अब ये देखो। तो इसी को कहते हैं 3 पेरेंट बेबी। तो 3 पेरेंट बेबी का बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि बस जो जेनेटिक ऐसी बीमारियां होती हैं जो बच्चों, जो पेरेंट्स से बच्चों को आती है, उसको अवॉइड करने के लिए 3 पेरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट लाया जाता है। अब जो मैंने ये पूरा पढ़ाया ना, आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो रट लो। बाकी यही चीज़ें हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन mDNA, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, एंड म्यूटेशन इट कैन गिव राइज टू वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर। मैंने बोला ना माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही डिसऑर्डर होते हैं, जो मैंने अभी बता रहा था। सिंस माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, मैंने बोला ना अगर डायबिटीज़ आती है तो वो फादर के माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं मतलब है, वो डीएनए, जो देखो डीएनए 2 चीज़ों से, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। तो सिंस माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए मदर से बच्चे को चले जाता है, सो दीज डिसऑर्डर आर ऑल्सो ट्रांसफर्ड। So 3 parent babies technique try to overcome the shortcoming by preventing the transfer of mitochondria। हमने यही तो किया ना, इनका ये माइटोकॉन्ड्रिया बचा लिया, इनका माइटोकॉन्ड्रिया जाने से बचा लिया हमने। माइटोकॉन्ड्रिया इस अच्छी लेडी का जो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया उसका यूज़ किया, बाकी न्यूक्लियस अपनी माता, खुद के माता का ही यूज़ किया। तो यही तो है 3 पेरेंट बेबी। अब ये इसके 2 वर्जन होते हैं, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र और स्पिंडल ट्रांसफ़र, इसको जानने की ज़रूरत है नहीं।
ठीक है, आई थिंक अब आपको देखो कितना क्लियर मैंने आपको बता दिया। नाउ जीन थेरेपी, जीन थेरेपी भी बहुत सिंपल है। इसमें किसी को भी वही है यार, जीन थेरेपी नाम से लग रहा है ना, जीन थेरेपी, किसी का गंदा जीन है उसको डिसऑर्डर अच्छा करना वही होता है। तो टेक्निक थ्रू विच न्यू डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए पेशेंट टू ट्रीट ए जेनेटिक डिजीज, उसी को जीन थेरेपी कहते हैं। एक 4 साल की जो गर्ल है बिकेम द फर्स्ट जीन थेरेपी पेशेंट, और इस गर्ल को था ADA एडोनोसिन डियामिनेज था, डेफिशिएंसी थी, जिसमें क्या होता है उसको बीमारियां जल्दी लग जाती है, ठीक है, डिफेंसलेस अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो उसी अगर उसको बीमारी है वो अपने पेरेंट्स से मिली है, तो इसी में एक नया DNA इंट्रोड्यूस करना जीन थेरेपी कहलाती है। अब ये 2 तरीके से होती है, सोमेटिक जीन थेरेपी और जर्मलाइन जीन थेरेपी। अब इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूँ, वैसे जानने की जरूरत नहीं है, बट ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई कहेगा जीन थेरेपी बताओ, सोमेटिक जीन थेरेपी के बारे में बताओ, आप इसमें क्या कहोगे, द जीन्स आर ट्रांसफर्ड इनटू सोमेटिक सेल ऑफ ए पेशेंट, इसमें सोमेटिक सेल में ट्रांसफर करते हैं सेल के। जर्मलाइन उसमें स्पर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल में। अब इसमें क्या होगा, देखो दोनों के बीच में डिफरेंस है। सपोज मान के चलो, जीन थेरेपी बहुत सिंपल है, एक बच्चा पैदा हुआ जिसके जीन में डिफेक्ट है, और उसके मान के चलो एक ऑर्गन काम नहीं कर रहा या कोई भी जीन काम नहीं कर रहा, जीन की वजह से कोई बीमारी उसको हो जा रही है, डायबिटीज ही मान लो चलो। तो अब उस DNA सीक्वेंस को हटा के एक नया अच्छा हेल्दी DNA हम डाल देंगे। अब एक DNA ऐसा हो सकता है जो सोमेटिक जीन थेरेपी वाला होगा, जिसमें हम स्किन या बोन्स से DNA डाल रहे हैं, एक ऐसा होगा जिसमें एग या स्पर्म वाला DNA डाल रहे हैं। अब ये वाला डाल दिया, ठीक है, अब जो ये बच्चा क्रिएट होगा ना, इसके बच्चों में जो फर्दर इसके बच्चे होंगे उनको मे बी डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि इसमें सोमेटिक सेल का यूज़ किया, मतलब स्किन या बोन्स का DNA यूज़ करके। तो एनी मॉडिफिकेशन इफेक्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिविजुअल पेशेंट ओनली, सिर्फ इसी को नहीं होगा, बट इनके बच्चों को वो डायबिटीज़ हो सकती है, वो इनहेरिटेड नहीं होगी ऑफ स्प्रिंग को, ठीक है, तो उसको सोमेटिक जीन थेरेपी कहते हैं। पर सभी लोग चाहते हैं कि हमें जर्मनाइज जीन थेरेपी मिले, क्योंकि जो हमारे DNA में आप चेंज कर रहे हो, दिस वुड अलाउ द थेरेपी टू हेरिटेबल एंड पास्ड ऑन टू ऑफ स्प्रिंग, मतलब हमारे बच्चे भी डायबिटीज पेशेंट ना बने। तो इसलिए जर्मलाइन जीन थेरेपी का यूज़ होता है, सोमेटिक जीन थेरेपी का कम, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो होता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट को वेट करना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये जर्मलाइन जीन थेरेपी होती है। GM क्रॉप तो बहुत सिंपल है यार, इसमें जो प्लांट्स जो भी, सपोज एक ऐसा पौधा है, हम इसको चाहते हैं कि इसको रेगिस्तान में उगाएं, राजस्थान में हमारे दादाजी रहते हैं और मैं चाहता हूं मैं अपने दादाजी के साथ रहूं, बट मेरे को ये फूल भी प्यारा है। अब मैं ये कहता हूं कि यार राजस्थान में चलो पानी उस जगह पर नहीं है, तो मैं ऐसा इसके DNA में ऐसा चेंज करना चाहता हूँ जिसको पानी की इसको साल भर जरूरत ना पड़े। तो DNA ऑफ प्लांट्स यूज इन एग्रीकल्चर आर मॉडिफाइड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, उसी को GM जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहते हैं। तो उसमें चेंज कर दूंगा। तो 2 तरीके के होते हैं, एक सिसजेनिक ट्रांसजेनिक, इनिशियल में ही बताया था, ठीक है। जब बायोटेक्नोलॉजी का पहला लेक्चर है, तो इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियली बिटवीन ऑर्गेनिज्म दैट कुड बी कन्वेंशनली ब्रीड, मतलब इसमें सेम स्पीसीज का करवाते हैं, ट्रांसजेनिक में डिफरेंट स्पीसीज का कराते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और फिर उसमें एक टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी भी होती है, जब प्लांट्स के आप जीन्स को मॉडिफाई करते हो ताकि वो फर्दर अब टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी में होता क्या ना, कि आप एक प्लांट में जीन को मॉडिफाई करते हो, बट वो प्लांट फर्दर किसी को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, मतलब नई ऑफस्प्रिंग नहीं जन्मा पाएगा, तो ऐसी कंडीशन को या ऐसी टेक्नोलॉजी को टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी कहेंगे। मतलब वही रजिस्ट है, मतलब वो फिर से अपने ऑफस्प्रिंग मतलब एक तरह से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो स्टेराइल बना देगा, तो इसी को सुसाइड सीड्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर होता है एक ट्रेटर टेक्नोलॉजी, इसमें जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं टू बी स्विच्ड एंड ऑफ बाय यूजिंग स्पेशल प्रॉपर्टी केमिकल्स, ठीक है, इसमें ट्रेड से चेंज कर देते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो बहुत सिंपल है यार, यूज्ड एज ए रेमेडी फॉर इनफर्टिलिटी, मतलब जो महिला जो फर्टिलिटी नहीं है उसमें, ए विमेन एक्सल आर कॉम्बाइंड विथ मैन स्पर्म सेल आउटसाइड द यूट्रस। अब स्पर्म, आपने कौन सी अक्षय कुमार की कौन सी मूवी है यार जिसमें IVT का बहुत अच्छे से एक अच्छा मैसेज दिया है, जो पेरेंट्स
जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो फादर का स्पर्म ले लिया जाता है, मदर का एग लिया जाता है और यूट्रस के बाहर ही उन दोनों को फ्यूज़ करवाया जाता है एक ट्यूब में, ठीक है। द फर्टिलाइज एग देन इम्प्लांटेड इन द वीमेन यूट्रस एंड इफ सक्सेसफुली बिगिंस प्रेगनेंसी साइकिल। फिर अब इसको क्या कर देते हैं, जो दूसरी मदर होती है उसमें, उसके यूट्रस में, फिर मतलब बाहर ही उसको वो करते हैं और फिर से मदर में ही उसको डाल देते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें 3 पेरेंट का काम है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसमें क्या होता है, यूट्रस में क्योंकि क्या होता है वो फ्यूज़ होने नहीं देता है, तो उसको एक ट्यूब में उसको क्या करते हैं, फ्यूज़ करवाते हैं, देन उसके बाद उसी मदर में उसको डाल दिया जाता है, ठीक है। द फर्स्ट बेबी रियलाइज्ड फ्रॉम दिस फर्टिलाइजेशन मेथड वाज बोर्न इन 1978 में इस मेथड का यूज़ किया गया था, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो जो एग है और स्पर्म है इसको इसमें डालेंगे, फिर इसको यहाँ पर फ्यूज़ करवाएंगे, फिर दोबारा इसको यूट्रस में डाल देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं होता। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बाय एक्सट्रैक्टिंग एंड रिट्राइविंग स्पर्म सैंपल एंड देन मैनुअली कॉम्बाइन एन एग एंड, बस वही तो चीज़ है, ठीक है। तो इनवर्ट्रो फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया, एक मदर है एक फादर है, नेचुरल तरीके से फादर का स्पर्म और एग उनके मदर के यूट्रस में अगर फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा तो इसको बाहर निकाला जाता है, मतलब बाहर ही फादर का स्पर्म लिया जाता है, मदर का एग लिया जाता है, दोनों को फ्यूज़ करवाया जाता है एक लेबोरेटरी में, ट्यूब में। फिर जैसे ही फ्यूज़ हो जाता है दोबारा इसी मदर में, इसमें तीसरी मदर यूज़ नहीं होती है, ये चीज़ याद रखना, 3 पेरेंट बेबी नहीं है। फिर जब वो फ्यूज़ होने लग जाता है फिर बस उनका यूट्रस का यूज़ होता है, सेम फिर नेचुरल प्रेगनेंसी होती है। तो आई थिंक जेनेटिक इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद स्टेम सेल पढ़ा दूंगा पूरा। स्टेम सेल कुछ बड़ा चैप्टर है नहीं, पर अच्छे से समझने वाला चैप्टर है। फिर बस स्टेम सेल छोटा सा है, फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी हो जाएगी, फिर बायोटेक्नोलॉजी तो खत्म, फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी जिसमें डिफेंस मिसाइल टेक्नोलॉजी ये सब यूज़ करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।